नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य सीरीज चल रही थी, काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा, ठीक है ना। तो अब ये सीरीज जो है आधी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं और टोटल लेक्चर इसमें 15 लेक्चर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है वो है काव्य के अंग एवं तत्व, ठीक है ना। तो काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा साहित्य वाला आपका जो हिंदी साहित्य का मेजर में जो सब्जेक्ट है उसका आज 7वां टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो जितने भी छात्रों के सिलेबस में काव्यांग विवेचन वाला हिंदी साहित्य का जिसके भी इसमें पार्ट है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, है ना, सभी के इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट 15 कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। और एग्जाम को या मान लीजिए कि मॉडल क्लास के रूप में मैं इस क्लासेस को लेकर आया हूँ 15 लेक्चर की सीरीज, ठीक है ना। इसमें 7वां दिन आज हो रहा है, इसके अलावा 8 लेक्चर इसमें और होंगे। ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसी प्रकार से प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में यहाँ करवाता हूँ। ये आपके मॉडल पेपर है ना 2026 के लिए आंसर शीट की लिंक है। अब चाहे तो आंसर शीट यानी कि आईएमपी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। इसमें 15 दीर्घ प्रकृति के और 10 लघु प्रकृति के क्वेश्चन आंसर होंगे। पिछले वर्ष भी 2025 में मैंने मॉडल पेपर दिया था, उसकी आंसर शीट प्रोवाइड की थी। 2026 के मॉडल पेपर तो अभी नहीं आया है। फरवरी के एंड में या फरवरी के है ना बीच में जो है इसको डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे मॉडल पेपर को। बट उसकी जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर की जो आंसर शीट होती है वो अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। वो हम एडिट कर चुके हैं, ठीक है, अपडेट कर चुके हैं उसको। इसके अलावा फाउंडेशन की 2026 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन की नोट्स भी अवेलेबल है। इन दोनों का सब्सक्रिप्शन पर मिलेगी आपको ये सेशन, ये सभी पीडीएफ, है ना। तो आईएमपी नोट्स है, कैसे मिलेगी ये मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अपन टॉपिक में एंट्री करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो आपका सेशन होने जा रहा है उसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड के टॉपिक नंबर 7 की, जिसमें काव्य के अंग एवं तत्वों को पढ़ने वाले हैं। तो काव्य के जो जितने भी अंग हैं और जितने भी तत्व हैं उनको हम सूक्ष्मता के साथ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, काव्य प्रयोजन आपने पढ़ा है, काव्य हेतु आपने पढ़ा है, काव्य शास्त्र की परंपरा आपने पढ़ी है, इसके लक्षण पढ़े हैं, रस पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं, है ना। तो ये सब जो आपने पढ़ा है ना अभी तक, ये सब काव्य के ही तत्व होते हैं। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि एग्जाम में बोल दिया जाता है कि काव्य के तत्वों को कैटेगराइज करके लिखिए। तब आपकी समस्या बढ़ जाती है कि यार इसको कैटेगराइज हम कैसे करें। तो यहाँ पर इसी समस्या का सॉल्यूशन मैं आज के सेशन में देने वाला हूं आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। डोंट वरी, अटेंड नहीं कर रहा हूँ कॉल को, साइलेंट कर दिया है। अब इनसे 1 घंटे बाद बात की जाएगी। आप में से कोई है? चलिए शुरू करते हैं। तो ये 15 टोटल आपका सिलेबस है, ये 15 टॉपिक के साथ में, और ये सारे टॉपिक में इसी सीरीज के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इसलिए क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जल्दी से इस क्लास को रन करना है। दोस्तों, सेकंड यूनिट अभी आपका चल रहा है, जिसमें 7वां टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 टॉपिकों पर हमें डिस्कस कर 4 पॉइंटों पर डिस्कस करना। सबसे पहले तो काव्य के अंग देखने वाले हैं। काव्य के अंगों में भी दो अलग अलग तत्व है, अंग है ना। एक भावनात्मक और एक शिल्पात्मक। तो ये दोनों जो हमने कैटेगराइज किए हैं, काव्य के जो तत्व हैं, इन तत्वों को हमने कैटेगराइज किया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। और जब आप इन 2 भागों में आप पढ़ोगे ना, तो आपने जितना भी अभी तक हिंदी साहित्य में पढ़ा है वो सारे तत्व के रूप में इन दोनों भाग में आपका हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ डिफिकल्ट अब नहीं होने वाला, जैसे इसलिए तो कहता हूं मैं आपको, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे ना, लेक्चर बाय लेक्चर अगर आप देखेंगे, तो आपको दिक्कत आने वाली है ही नहीं। क्योंकि आप जितने भी तत्व इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो सब पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो। अब पहले आपने आधा घंटे, है ना, या 45 मिनट की क्लासेस ली है, और अब यहाँ पर आपको मात्र उस पूरे 45 मिनट की क्लासेस पर आपको मात्र यहाँ पर कितने 5 या 6 लाइन लिखनी है तत्वों के अंतर्गत। क्या आप नहीं लिख पाओगे? आसानी से लिख पाओगे, है ना। इसीलिए बोलता हूं कि एक कंटिन्यूअसली अगर आप लेक्चर देखते हैं ना, तो आपका बहुत ज्यादा एक पूरी लिंक बन जाती है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे इनका महत्व क्या होता है, काव्य के अंग या तत्वों का महत्व क्या होता है। और पॉइंट नंबर 3 में एग्जाम टिप की बात करेंगे हमेशा की तरह। और पॉइंट नंबर 4 में 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो टॉप कैटेगरी के होने वाले। तो ये इतना सा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है आज का, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन देख ले। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है, काव्य के कितने अंग होते हैं और काव्य के प्रमुख तत्व बताइए। काव्य के कितने अंग होते हैं, कितने अंग और कितने
तत्व। तो बेसिकली दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होंगे ये। अब यहां पर आपको मुख्य रूप से ध्यान किस पर देना है, काव्य के जो तत्व या अंग हैं उनके जो उनको डिवाइड किया गया है दो भागों में, भावनात्मक और शिल्पात्मक। उन दोनों पर विशेष फोकस करना है। अगर उन दोनों को समझ लिया आपने तो टॉपिक क्लियर आपका आज का। सेकंड क्वेश्चन भी हूबहू यही है, बस भाषा को बदल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, बहुत ही मोस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है दोस्तों ना, आईएमपी क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। तो चलिए, जो पॉइंट हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखे थे उनको एक एक करके अब डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले काव्य के अलग जो अंग हैं या तत्व है उनको जरा हम कुछ सामान्य भाषा में समझ लेते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, काव्य के बारे में आप क्लास नंबर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि काव्य होता क्या है। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है काव्य का वो बहुत अच्छे से आप लोग अब तक समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, काव्य साहित्य की रचना है। काव्य की साहित्य की वो रचना है जिसमें कवि अपने भाव, विचार या कल्पनाओं को एक सुंदर भाषा के साथ में, एक आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ एक सुंदर भाषा में प्रस्तुत करता है ना। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो काव्य जो है, काव्य एक ऐसी रचना है साहित्य की जिसके माध्यम से कवि अपने कल्पनाओं को या अपने विचारों को एक अच्छी या सुंदर भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है हमारे सामने, है ना। तो किसी भी काव्य के लिए, अब यहां से कहानी पलटने वाली है। अब चाहे काव्य किसी भी विधा का हो, कोई सा भी काव्य हो, अगर हम उसको उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंग और तत्वों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काव्य हो उसकी उत्कृष्टता उसके अंग और तत्वों पर ही निर्भर करती है। उसी प्रकार से काव्य के अंग और तत्व मिलकर ही कविता को क्या बनाते दोस्तों, प्रभावशाली बनाते हैं या रसपूर्ण बनाते हैं, है ना। लेकिन अभी तक तो आपने क्या पढ़ा है भी, आपने तो अभी तक रस पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं, है ना। उन्हीं से जो है सुंदरता बढ़ रही थी हमारे काव्य की। लेकिन अब ये कैसे होगा कि अंग और तत्वों से सुंदरता बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो तत्व पहले आपने पढ़े हैं, है ना, जैसे रस आपने पढ़े, अलंकार पढ़े, तो इससे आप हर बार मैंने आपको बोला भी है कि रस, है ना, रस और अलंकारों से जो काव्य होता है उसकी सार्थकता बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ताकि पाठक का मन लगा रहे, वो बोर ना हो। तो अब ये तत्वों वाली कहानी अलग से कहां से आ गई, तो ये कहानी अलग से नहीं आई है। वही सब आप फिर से पढ़ने वाले हो, लेकिन उनको हम कैटेगरी में पढ़ेंगे। कुछ अंगों को, कुछ तत्वों को हम जो है यहाँ पर भावनात्मक तत्व के रूप में पढ़ेंगे, और कुछ तत्वों को हम यहाँ शिल्पात्मक तत्व के रूप में पढ़ने वाले। और आज की क्लास से आपको यह समझ आएगा कि कौन से तत्व किस कैटेगरी के हैं। अब एकेडमिक रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप चूंकि छात्र हैं तो एकेडमिक रूप से ही पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि उन सभी काव्य के जितने भी तत्व हैं उनको आप कैटेगराइज कर पाओ, अलग अलग रख पाओ। दो भागों में हमने इसको सामान्यता बांटा है, भावनात्मक और शिल्पात्मक, ठीक है ना। तो अब कुछ तत्व जो पढ़ेंगे हम भावनात्मक में पढ़ेंगे और कुछ शिल्पात्मक में पढ़ेंगे। मैं आपको प्रारंभ में यही बता दूं, जो हम भावनात्मक तत्वों में अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे हम 3 तत्वों को देखेंगे जो प्रमुख मुख्य होंगे, और शिल्पात्मक में हम 6 तत्वों को देखने वाले। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के 9 तत्व आज आप यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर आपने जैसे रस और अलंकार ही पढ़े अभी तक, है ना, इसके अलावा छंद नहीं पढ़ा, तो छंद का इंट्रो यहां पर, हालांकि अगली क्लास छंद की होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा सा जो इंट्रो होता है ना, परिचय, वो यहां पर आज को मिल जाएगा आज। तो कुल मिलाकर के 9 तत्व आप काव्य के आज और पढ़ जाएंगे, तो इससे काव्य की जो आपकी समझ है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंटों को पहले एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले भावनात्मक तत्व यानी कि इमोशनल एलिमेंट्स, है ना। इमोशनल एलिमेंट्स ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं रस को। रस तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो रस में दोस्तों काव्य का एक तत्व है, एक अंग है, क्योंकि बिना रस के काव्य संभव है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, जैसे एक शरीर में से प्राण निकाल लीजिए तो क्या वो शरीर सार्थक होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से जो काव्य है, काव्य का प्राण माना जाता है रस को। और ये रस किसने दिया था, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से, ताकि आप भूल भी ना सके, अगर आपने मेरी क्लास ली है रस वाली तो आप लोग किसी भी हालत में भूलेंगे नहीं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के माध्यम से, जो उनकी रचना थी नाट्यशास्त्र, उसके माध्यम से रस का सिद्धांत दिया था। किसने, भरत मुनि ने। कितने रस बताए थे उन्होंने, तो ऐसे उन्होंने 9 रस बताए थे। कौन कौन से, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इसमें शांत रस को बाद में जोड़ा था। मुख्य रूप से उन्होंने 8 रस दिए थे प्रारंभ में, लेकिन एक रस शांत रस को उन्होंने बाद में जोड़ा था, है ना। तो जिस कविता में रस प्रभावी होता है वो पाठक के हृदय को स्पर्श करती है, मतलब सीधी बात कहूं आज की भाषा में, तो पाठक बोर नहीं होता है उस काव्य से।
अगर उस काव्य में रस नहीं होगा तो पाठक जो है बहुत जल्दी उसको पढ़ना छोड़ देगा और जिंदगी में कसम खा लेगा, उस चीज को कभी हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। आज भी जब हम किताबें पढ़ते हैं तो जिस किताब में बहुत आनंद आता है पढ़ते चले जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य जब पढ़ने बैठते हैं तो इच्छा ही नहीं होती किताब छोड़ने की, लेकिन वहीं आपको इकोनॉमी हाथ में पकड़ा दीजिए तो क्या होगा, आप बोर होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी आप इस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ सकते हो, एक लंबा टाइम नहीं दे सकते हो, लेकिन साहित्य को आप पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि साहित्य में रस है। इतिहास में माफ कीजिए, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में रस नहीं मिलेगा आपको। बात समझ आ रही? तो काव्य में रस का ये महत्व होता है। तो इसलिए रस क्या है? काव्य का एक अंग है ना। उसी प्रकार से एक काव्य का अंग होता है भावना। भाव किसके? उस समय कवि के भाव। और उन्हीं भाव को, या कहें कि उन्हीं भावों के माध्यम से ही कवि अपनी स्थिति, अपने विचार, अपने अनुभव या समाज के अनुभव हमारे सामने रखता है एक काव्य के रूप में, उन भावों के माध्यम से। वो जब ऐसे भाव के साथ में रस मिल जाए, भाई जो उसको विचार आया, जो उसकी भावनाएं बनी तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके, उन परिस्थितियों के माध्यम से जो उसके भाव डेवलप हुए, जो भाव बने उसके, उस भाव के माध्यम से वो उसकी और समाज की स्थिति को हमारे सामने रखता काव्य के रूप में। अब सोचिए ना, अगर उस भाव में, उस जो पूरी स्टोरी उन्होंने दी है अपनी और समाज के अनुभवों की, उस स्टोरी में अगर रस और डाल दे, अलंकार और जोड़ दे, है ना, रस, फिलहाल हम रस की बात करते हैं, रस को और डाल दें तो सोचिए ना वो कितना प्रभावशाली बन जाएगा, वो काव्य, वो स्टोरी कितनी प्रभावशाली बन जाएगी। कोई भी पढ़ेगा छोड़ेगा नहीं पढ़ने, बोर भी नहीं होगा तो पूरी कहानी पढ़ेगा और बार बार पढ़ेगा और उससे प्रेरित होगा। बात समझ आएगी आपको? तो भाव भी वही स्थान रखता है काव्य के अंदर जो रस रखता है, इसीलिए भाव को भी काव्य का एक अंग माना गया है, इमोशनल एलिमेंट्स माना। ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरा जो है इसमें है वो कल्पना। अब बताइए मुझे, कवि भी है, कवि भी है, एक अच्छी स्टोरी भी है, माफ कीजिएगा, कवि है ना, और पाठक भी है, रस है, भाव है, सब कुछ है, कल्पना नहीं है। तो बताइए कवि हो चाहकर भी या किसी स्टोरी की रचना का कोई मतलब कोई रचनात्मक कार्य कर पाएगा, कुछ लिख पाएगा, काव्य गढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर कल्पना ही नहीं है। कल्पना तो सर्वप्रमुख होती है ना। कल्पना, जब कल्पना होगी तभी तो वो उन कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से काव्य में उतारेगा। तो कल्पना काव्य का सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है। कल्पना के बिना कविता नीरस हो जाती है। कवि कल्पना के सहारे असाधारण स्थितियों को भी सुंदर और जीवंत बना देता है। जो असाधारण स्थितियां होती है, जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उनको रसपूर्ण बनाया जाए, उनको भी रसपूर्ण बना देता है कल्पना के माध्यम से। क्या लगता है ना कि यहाँ पाठक जो है काव्य को पढ़ते पढ़ते छोड़कर भाग सकता है, या पाठक को नींद आ सकती है आप लोगों की तरह, है ना। तो ऐसी स्थिति में कल्पना करके एक कवि कल्पना करके और बहुत बेहतर परिस्थिति या बेहतर मोड़ उसको दे सकता है ना। चलिए, इसके बाद में ये तीन तो अब तत्व समझ लीजिएगा आप लोग, रस, भाव और कल्पना, ये तीन है आपके इमोशनल एलिमेंट्स यानी भावनात्मक तत्व। ठीक। उसी प्रकार से अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के जो शिल्पात्मक तत्व होते हैं, टेक्निकल एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं। तो जो टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं शिल्पात्मक तत्व, ऐसे 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6। उनमें से पहला है भाषा। ठीक है। तो ये पर सारे तत्व कहे या अंग कहे, बात एक ही याद रखिएगा। और इनमें ये जो हम अंग देख रहे हैं ना, ये अंग है बिल्कुल जो हमारे शरीर की तरह। अगर जिसे हो सकता काम चल जाएगा, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका एक हाथ निकाल दिया जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या उस प्रकार से काम चल पाएगा जैसे नॉर्मली चलना चाहिए था? नहीं। अब इस शरीर में से कोई सा भी अंग आप अगर निकाल देंगे तो क्या होगा? काम तो चलेगा बट ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जैसे हृदय, आत्मा, जैसे रस, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जिंदा ही नहीं रहेगा, निकल लेगा ना। तो यहाँ पर जो अंग है ये समझ लीजिए कि काव्य एक शरीर है, और आज हम उसके जो अलग अलग पढ़ रहे हैं हम, है ना, रस, भाव और कल्पना जो पढ़ी है हमने, वो सब क्या है दोस्तों? ये इंटरनल पार्ट था उसका, और शिल्पात्मक ये बाहरी पार्ट है। इसे समझिए ना कि जो हमने अभी आपको भावनात्मक आपने तत्व देखे, ये भावनात्मक तत्व जो देखे, तीनों तत्व है, रस, भाव और कल्पना। काव्य एक शरीर है, ठीक है। अब इसके दो प्रकार के भाव हैं, दो प्रकार के अंग हैं, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, हार्डवेयर माफ कीजिए, एक हार्डवेयर होते हैं एक सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो इसी तरह से जैसे हमारे अंदर की हमारी भावना है, हमारे विचार हैं, हमारी आत्मा है,
तो ये बिल्कुल भावनात्मक तत्व ये हो जाएंगे। और जिस प्रकार से बाहरी तत्व है जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान वगैरह, तो ये इसके हो जाएंगे शिल्पात्मक तत्व। जैसे भाषा एक, अलंकार एक, छंद है, उसके बाद में कुछ गुण आएंगे और आगे है ना, गुण के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, रीति है और उसके बाद ध्वनि है। तो तीन गुण, रीति, गुण, ध्वनि। तो तीन गुण ये है आपके, और इसके बाहरी तत्व, बाहरी अंग, और बाकी तीन भाषा, अलंकार और छंद ये है। ठीक है ना। तो इनको जो है, एक मैं माफ कीजिएगा थोड़ा समय कम था, नहीं तो मैं इसके एक प्यारी सी टेबल बना करके लाता जिसमें भावनात्मक और शिल्पात्मक दोनों ही तत्वों को एक साथ रख के ले आता, ताकि रिवीजन लगाने में आपको सटीकता आती। एक ही पेज में हम सबको रख लेते और एक साथ पढ़ने का प्रयास करते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप लोगों पर विश्वास है। पीडीएफ डाउनलोड करके और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, जरूर लीजिएगा ना। तो 3 तत्व वो और 6 तत्व ये एक्सटर्नल, बाहरी। तो इसमें भाषा की अगर बात करें तो बताइए, क्या बिना भाषा के काव्य कर सकते हैं हम लोग? काव्य की आत्मा उसकी भाषा ही होती है ना। सरल भाषा, मधुर, प्रभावशाली और भावानुकूल। सीधी बात है ना यार, भाषा जैसी होगी काव्य वैसा होगा। अगर अच्छी भाषा होगी, सरल होगी, मधुर होगी, प्रभावशाली होगी, तो काव्य भी उतना ही प्रभावी होगा। अब मान लेते हैं कि इसी काव्य को हमने किसी एक क्षेत्र विशेष को टारगेट करके लिखा है, तो उसकी भाषा भी उस क्षेत्र विशेष के लिए ही होना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग आसानी से समझ सके। इसका मतलब स्थानीय बोलियों की बोलियां हो उसमें, या लोक भाषा का प्रयोग किया गया हो, तभी जाकर के तो वो काव्य आगे प्रगति कर पाएगा, है ना। तो काव्य अधिक स्वाभाविक बने, इसके लिए आवश्यक है कि जनपदीय भाषा साहित्य में स्थानीय बोली और लोक भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो काव्य है, उस काव्य में क्षेत्र के अनुसार हमें भाषा को महत्व देने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट आपका अलंकार था। तो अलंकार जस्ट लास्ट वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, कितना महत्वपूर्ण अलंकार। तो अलंकार क्या है? श्रृंगार है ना, श्रृंगार है। एक तरह से जैसे हमारे हमारे लिए, हमारी सुंदरता के लिए आभूषण होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अलंकार काव्य की सुंदरता के लिए होते हैं। ये भाषा को क्या करते हैं? सुंदरता, सुंदर बनाते हैं, प्रभावशील बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपने अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, कुछ अलंकार पढ़े थे कल, है ना, कल वाली क्लास में। तो अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं। तो अलंकार ऐसे होना चाहिए जो स्वाभाविक हो, है ना, स्वाभाविक लगे। कृत्रिम मतलब बनावटी ना लगे, उनको कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से छंद का भी एक महत्वपूर्ण योग होता है इसमें। छंद जो होते हैं ना, छंद काव्य को क्या देते हैं दोस्तों? लय और गति प्रदान करते हैं छंद। आपने कभी रामायण पढ़ा, या चलो पढ़ी नहीं भी होगी तो आपने क्या ही पढ़ी होगी, है ना, सुना तो होगा किसी को रामायण पढ़ते हुए। मैं जानता हूं बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब रामायण, जब ओरिजिनल रामायण पढ़ते हैं ना, तो पूरी रामायण दोहे में, चौपाई में या सोरठा में लिखी गई है, जो कि उसको हम संगीतात्मक बना सकते हैं। मतलब कि गा करके पूरी रामायण खत्म की जा सकती है। लेकिन उसको थोड़ा समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए पहले एक दोहा होता है, छंद है ना, दोहा होता है। उस दोहे के नीचे उसका अर्थ लिखा होगा, फिर दोहा होगा, फिर अर्थ लिखा होगा, फिर चौपाई आ जाएगी, फिर उसका अर्थ लिखा होगा। तो हम बेसिकली जो आज के समय में जो रामायण पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस अनुवाद को पढ़ते हैं, ना कि उन छंदों को, है ना। या ना दोहा, चौपाई, सोटा, इनको लगभग छोड़ दिया जाता है। वो पढ़ते भी है तो वो समझ नहीं आता है, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दोहे होते हैं, दोहे 2 लाइन वाले होते हैं, 4 लाइन वाले भी होते हैं, चौपाई होती है, सोरठा होते हैं, तो ये संगीतात्मक होते हैं, इनको गा करके पढ़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, एक संगीत आने से, एक काव्य में संगीत आने से उस काव्य को एक लय मिल जाती है, गति मिल जाती है, जिससे पाठक को और ज्यादा आनंद आने लगता है ना। तो ये भी अपने आप में काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। उसी प्रकार से अगला जो इसका गुण था वो है, माफ कीजिए, जो तत्व है वो है गुण। गुण, तो गुण काव्य की आंतरिक विशेषताएं होती है। गुण काव्य की आंतरिक विशेषताएं होती है, बिल्कुल आंतरिक विशेषताएं होती है। काव्य के 3 मुख्य गुण होते हैं, जैसे एक माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इनको आप लोग याद रखना पड़े। वैसे हम आगे पढ़ेंगे सबको, इनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी आप लोग रिवीजन के तौर पर यहाँ पर अच्छे से समझ के जरूर आगे बढ़ेंगे ना। तो काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के बेसिकली 3 गुण माने जाते हैं। माधुर्य गुण जो काव्य को कोमलता प्रदान करता है, ओज गुण जो उत्साह और वीरता प्रदान करता है काव्य को, और वही प्रसाद गुण होता है जो सरलता और स्पष्टता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से जो इसका 5वां अंग है काव्य का, है ना, एक्सटर्नल में ना, कौन सा है? रीति। कौन सा है? रीति। इसमें दोस्तों कुछ खास रीतियां होती है, कुछ खास रीतियां होती है, जैसे वैदर्भी रीति होती है, गौणी होती है, पांचाली रीति होती है ना। तो ये करती क्या है? तो ये जो है ना, काव्य में शब्द और अर्थों का
अर्थों को महत्व देती है, या ऐसा समझिए कि काव्य में कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से अर्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी एक विशेष शैली होती रहती। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है काव्य रचना में। ठीक है, तो कौन सी शैली में काव्य को रचा जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सी रीति है, वैदर्भी है, गौणी है, पांचाली है, और भी कुछ रीतियां होती, लेकिन मुख्य रीतियां ये है ना। उसी प्रकार से एक होती ध्वनि। अब जिस प्रकार से काव्य का सिद्धांत दिया गया था, भरत मुनि ने दिया था, उसी प्रकार से ध्वनि सिद्धांत यहाँ पर आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य आनंदवर्धन ने दिया था। ध्वनि का सिद्धांत है ना, ध्वनि का सिद्धांत है। काव्य में जब प्रत्यक्ष अर्थ से अधिक कोई गूढ़ या संकेतात्मक अर्थ निकलता हो, कोई काव्य ऐसा है, कोई काव्य ऐसा है जिसमें कोई संकेतात्मक अर्थ छिपा हुआ हो, है ना, तो पढ़ते पढ़ते आप किसी संकेत को प्राप्त करते हैं, किसी गूढ़ रहस्य को प्राप्त करते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो ध्वनि काव्य को गहराई प्रदान करती है, याद रखिएगा। तो ये 6 तत्व आपके शिल्पात्मक के थे, है ना, और 3 आपने भावात्मक के पढ़े हैं। दैट्स ऑल। ये आपके काव्य के विभिन्न अंग हो जाते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, है ना। शॉर्ट में आप देख लीजिए इसके जो अंग और तत्वों का महत्व होता है। ये महत्व क्या है दोस्तों? तो महत्व इसका क्या रहता है काव्य में, इन सभी अंगों का। तो काव्य के सभी अंग जो है ना परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा मत मान लीजिएगा कि सिर्फ रस को ले ले, छंद अलंकार को ले ले, बाकी सब छोड़ दे, तो भी जो हमारा काव्य है वो निरस हो जाएगा, हमारी कविता निरस हो जाएगी। अगर हम उसको सार्थक बनाना चाहते हैं तो सभी काव्यों को आपस में परस्पर रूप से उनको जोड़ना पड़ेगा, सभी तत्वों, है ना। और उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे, केवल भाव हो और शिल्प ना हो तो काव्य प्रभावशील हो जाएगा। प्रभावशील जैसा अभी मैंने जस्ट अभी बताया ना आपको, है ना, कि कुछ अंगों को छोड़ दे, कुछ अंगों को ले ले, तो काव्य हमारा जो है थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन समझ लीजिए ना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि ह्यूमन बॉडी जैसे मैं ही हूं, मेरा एक हाथ निकाल लीजिए आप लोग, एक हाथ निकाल लीजिए या कान पैर कुछ भी निकाल लीजिए, तो है ना एक परफेक्ट बॉडी नहीं दिखेगी। जैसा भी दिख रहा हूं मैं आप लोगों के, ऐसा नहीं दिखूंगा, सीधी बात है। तो ऐसा ही काव्य है, काव्य के कुछ अंग ले लीजिए, कुछ अंग छोड़ दीजिए, तो काव्य बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। समझिए यहाँ से, है ना। तो इसलिए किसी को छोड़ नहीं सकते, ना तो भावना को छोड़ सकते हैं, भाव को छोड़ सकते हैं, ना शिल्प को छोड़ सकते हैं, है ना। और उसी प्रकार से अगर शिल्प हो और भाव ना हो तो भी मजा नहीं आएगा, कृत्रिम बनावटी कविता दिखेगी आपकी, है ना। तो उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ काव्य में भाव और शिल्प दोनों का, भाव और शिल्प मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। भाव मतलब भावनात्मक जो आपके तत्व है, अंग है, जो 3 अंग है आपके, वो शिल्पात्मक जो अंग है 6 अंग, ये सभी 9 अंग होना जरूरी है, तभी जाकर के एक अच्छा प्रभावशील कार्य जो है काव्य की रचना हो पाती है। ये छोटा सा टॉपिक था आज का, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, ठीक है ना। यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन एग्जाम टिप लेते जाइएगा। अगर आज का ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको लिखना कैसे है और क्या क्या लिखना है, इन शॉर्ट बोलूंगा मैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें उत्तर की। तो उत्तर की शुरुआत आपको विशेष रूप से परिभाषा से ही करना है, मतलब व्याख्या या परिभाषा से करना है। अगर आप व्याख्या लिखते हैं तो फिर परिभाषा में पॉइंट नहीं डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या कर देंगे आप 4-5 लाइनों में। उसके बाद में आप परिभाषा लिखेंगे कुछ बिंदु बिंदु लगा करके, और परिभाषा लिख देंगे, डैश लगा करके आगे परिभाषा लिख देंगे आप काव्य की, इसके, है ना, काव्य के विभिन्न अंगों की, ठीक है। इसके बाद में काव्य के जो अंग और तत्व, जो मेन पार्ट है आपके आंसर का, उसको 2 भागों में, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके लाया हूं, इसी प्रकार से 2 भागों में आप तोड़कर लाएंगे, भावनात्मक अलग और शिल्पात्मक अलग, ठीक है। जैसे मैंने पीपीटी में यहाँ पर डिजाइन करके लाया हूं आप लोगों को, आप लोग पढ़ाने के लिए, उसी स्टाइल में आपको एग्जाम में कॉपी छाप करके आना, याद रखिएगा, उसी स्टाइल में, उन शब्दों के साथ नहीं, उन स्टाइल के साथ, ठीक है। उसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। रस भाव भाषा अलंकार छंद, इनको शामिल बहुत जरूरी है करना, याद रखिएगा। जब आप काव्य के अलग अलग अंग और तत्वों का वर्णन करें तो आपको उन तत्वों को एक एक रूप से सेपरेट तरीके से बताना होगा कि कौन कौन से भाव, कौन कौन से तत्व भावनात्मक है और कौन कौन से तत्व शिल्पात्मक है, ये सब आपको कंप्लीटली बताना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी राइट चेक करता है ना, उस पर एक सकारात्मक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि यार इसको सब कुछ तो याद है, कहाँ से नंबर काटे, वो नंबर नहीं काट पाएगा। और वो वोट बैठता है इसलिए वो ये चेक करता है नंबर कहाँ से उड़ाना है, बस, और कुछ नहीं। ये नहीं सोचता वो नंबर कहाँ देना है, नंबर कहाँ से उड़ाना है वो सोच के बैठेगा। इसलिए आपको ऑप्शन नहीं देना नंबर काटने का ना। तो ये परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाते हैं विशेष रूप से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रत्येक बिंदु को छोटे पैराग्राफ में और सरल भाषा में लिखना है, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं,
लंबे लंबे पैराग्राफ भी नहीं छोड़ना है ताकि वो आगे कंफ्यूज हो जाए और पढ़े नहीं। हम चाहें कि हमारी कॉपी कॉपी चेक जो चेक करता है वो हमारी कॉपी को पढ़े। और आप लोग जो पूरी महाभारत लिख करके आ जाते हो ना 8-8 10-10 कॉपी में, उसे कोई नहीं पढ़ता है। ऐसे हाथ में वजन करके नंबर डाल देता है, 5 नंबर 10 नंबर हो गया, बस निकल लो आप। तो कुल मिलाकर 8-10 कॉपी में पासिंग मार्क मिल जाते हैं। क्या फायदा यार 8-10 कॉपी लिखने का? फिर जो काम आपका 2-3 पेज में हो सकता है वो 8-10 कॉपी में क्यों लिखना? फिर इतनी मेहनत क्यों करना? आप एक ही कॉपी में 90% लेकर आइए ना, ला सकते हो बिल्कुल। लेकिन तरीका चाहिए लिखने के लिए, उसके लिए अब तरीके के लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। और क्लास देखने से भी कुछ नहीं होगा, वहां पर आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। जिन छात्रों ने माना है, बीए में आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, इतिहास बीए में 90% क्या 70% लाने में पसीने आ जाते हैं। लेकिन मैंने सामान्य तौर से आप जैसे स्टूडेंट्स को बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ाने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कि मैंने कोई 12-12 15-15 घंटे पढ़ाया हो, नहीं। नॉर्मल पढ़ाई के साथ ही बस थोड़ा सा मैंने तरीका चेंज करवाया, 90% तक बच्चों को दिलवाई है मैंने, रिकॉर्ड है मेरा। इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा आपको बात समझनी पड़ेगी, समझने के साथ साथ आपको बात को मानना भी पड़ेगा, है ना। अंत में 2-3 पंक्तियों में निष्कर्ष जरूर दे। तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी स्टोरी छापने का कोई मतलब नहीं है ना। उसे कोई आपकी शादी में इन्वाइट थोड़ी ना करना, उसे आपको नंबर लेना बस उससे। तो नंबर लीजिए ना यार, तो जितने नंबर, जितने में बेहतर नंबर मिल सके उतना लिखिए। जबरदस्ती छाप करके क्यों आ रहे हो उसके सामने? जरूरत ही नहीं उसकी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट के साथ में आप लोग जो है एक अच्छा सा आंसर राइट करोगे, है ना। और वैसे तो मैं जो स्टाइल में आपको पीपीटी देता हूँ बनाकर, देखिए जैसे अभी ये पूरी मैंने बना करके दी, शुरू से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, 1 मिनट ले रहा हूँ आप लोगों का। देखिए दोस्तों, शुरुआत से सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट दिया। ये भी आपकी आंसर राइटिंग जो आपकी बुक है, कॉपी है, उसका भाग हो सकता है। सबसे पहले पेज में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एक हेडिंग डालेंगे यहां पर, प्रश्न का उत्तर, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप, और आगे पॉइंट जो क्वेश्चन है उसका जो मेन हेडिंग है वो डाल देंगे। जैसे काव्य के अंग एवं तत्व डाल दिया आपने, कोई नंबर नहीं देना उसको। क्वेश्चन के कौन सा आंसर लिख रहे हैं आप वो डाल दिया, उसके बाद में मेन हेडिंग डाल दी। उसके बाद में बिल्कुल इसी स्टाइल में आप लोग नीचे एक इंडेक्स की तरह एक टेबल बना दोगे छोटी सी, कि कितने पॉइंट में आप आंसर खत्म करने वाले हो। जैसे मैं यहाँ पर 4 पॉइंटों में आंसर खत्म करने वाला हूं, मैंने 4 पॉइंट लिख दिया। लेकिन मैं यहाँ पर दुविधा थी कि मुझे बताना चाहता था कि जो पहला पॉइंट है इसमें मैंने 2 अलग अलग पॉइंटों का सहारा लिया है, इसको 2 भागों में बांटा है, तो मैंने 2 यहाँ पर दिखा दिया सब हेडिंग डाल करके। तो पहला पेज आपका इससे हो जाएगा। उसके बाद जब आगे एंट्री होगी आपकी तो एक क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो अब आगे देखिए, इस प्रकार से आंसर राइटिंग आपको करना है। सबसे पहले जो आपने कौन क्या आपका मेन टॉपिक क्या था, काव्य के अंग एवं तत्व लिख दिया, उसको आपने व्याख्या कर दी उसकी छोटी 2-3 लाइनों में। उसके बाद में आपने उसके अलग अलग तत्व लिख दिए, 2 अलग अलग तत्व लिख दिए। अब दोनों को अलग अलग लिखने के बाद में अब दोनों को सेपरेटली डिस्क्राइब करोगे आप लोग, ये इस प्रकार से, है ना, कि भावनात्मक तत्व, इसमें 3 तत्व हैं, तीनों को सेपरेटली डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 उठा लिया आपने शिल्पात्मक तत्वों वाला, तो यहां पर आपने जो 6 पूरे तत्व थे, 6 तत्वों को आपने लिख दिया कॉपी में, है ना। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट करके आपने अंगों के तत्व और महत्व महत्व लिख दिया अंगों का, ठीक है। उसमें जो भी कंटेंट था मैंने तो बहुत कम लिखा है, इसमें थोड़ा बहुत आप वो लोग और बढ़ा सकते हो, बढ़ जाएगा जब आप इजीली पढ़ोगे ना, तो बहुत सारा कंटेंट इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉपी की अच्छी से राइटिंग होना चाहिए अच्छे नंबरों के लिए। तो कुछ अच्छे नंबरों के लिए क्लास को पूरा देखना बहुत जरूरी होता है ना। वो सारी क्लासेस देखना जरूरी होता है, ईमानदारी से पढ़ना जरूरी होता है। चलिए, जो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है फटाफट उनको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, काव्य में रस का सीधा संबंध किससे होता है? तो काव्य में रस का सीधा संबंध जो होता है वो भावनाओं से होता है। किससे? भावनाओं से। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य में ध्वनि तत्व को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ध्वनि सिद्धांत किसने दिया? अभी तो पढ़ा था हमने, आचार्य आनंद वर्धन ने दिया था, है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा काव्य का शिल्पात्मक तत्व नहीं है? शिल्पात्मक, 2 तत्व अलग अलग, भावनात्मक और शिल्पात्मक। तो जो रस है ऑप्शन ए में, रस शिल्पात्मक नहीं है, भावनात्मक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि काव्य के गुणों में प्रसाद गुण का संबंध किससे है? तो प्रसाद गुण का संबंध जो है काव्य को स्पष्ट बनाने में है, सरलता प्रदान करने में है। तो जो प्रसाद गुण होता है, गुण पढ़ते ना हमने 3 गुण, है ना। तो प्रसाद जो आखिरी वाला जो प्रसाद 3 नंबर का जो गुण था, प्रसाद गुण, ये क्या प्रदान करता है काव्य को? तो सरलता या स्पष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आखिरी प्रश्न है, आंसर भी इसका सी आ गया है। मतलब क्या था इसमें, पारंपरिक रूप से रस कितने होते? तो रस 9 रस होते हैं, आपको बताया था आचार्य भरत मुनि ने, है ना, ये सिद्धांत दिया था, रस सिद्धांत, ठीक है, अपने काव्य शास्त्र किसमें, नाट्य शास्त्र में।
क्लियर है। इसी के साथ में आपकी क्लासेस आज कंप्लीट हो जाती है और कल वाले सेशन में हम जो है क्या पॉइंट नंबर 8 है ना, यूनिट सेकेंड का पॉइंट नंबर यानी कि टॉपिक नंबर 8 पर हम डिस्कस करने करेंगे कल वाले सेशन में। ये पॉइंट इसमें क्या काव्य गुण एवं छंद विधान पर हम कल बात करने वाले, काव्य के गुण और छंद विधान पर पूरे डिटेल में बात करेंगे। और इसमें काव्य गुण में जो आपने आज शॉर्ट में देखा ना, ओज प्रसाद और माधुर्य गुण है ना, तो इनको डिटेल कल डिटेल देखेंगे। और उसी प्रकार से जो छंद है दोहा सवैया वो अलग जो छंद है उनको भी हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ये जो नोट्स है ये आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है 2026 के एग्जाम के लिए, जिसमें सिर्फ आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, बहुत अच्छी आसान भाषा में दिए गए हैं, कस्टमाइज नोट्स है। पिछले साल भी ये सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल थी, कोई फ्री अवेलेबल नहीं थी। फाउंडेशन कोर्स की नोट्स जो है पिछले साल अवेलेबल नहीं थी, इसी साल में उसको अपडेट किया गया है, बनाया गया है। तो याद रखिएगा जो ये आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है ये सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। सभी छात्र ये ना सोचे कि सर ये हमको नहीं देते हो, किसी स्पेशल स्टूडेंट को देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से कोई भी छात्र इसको ले सकता है। इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है हमारी पीपीटी टीम के लिए, है ना, पीपीटी टीम के लिए होता है। तो जब आप जो है किसी एक विषय की नोट्स लेने आते हैं तो आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 99 रुपए का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी विषयों की नोट्स मिल जाए फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 249 रुपए का, 249 रुपए, ठीक है ना। तो ये दोनों बात अलग अलग हो गई। अब इसके बाद में एक ऑप्शन हो जाता है आपका फाउंडेशन कोर्स की नोट्स का। आपने कहा सर फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके 249 में सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स का सब्सक्रिप्शन अलग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बीए के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है और बीएससी के लिए भी है, याद रखिएगा। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, ये 4 विषय है। चारों विषय की नोट्स 149 के सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा कैसे? तो सिंपल सी प्रोसेस है, जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर लिख दीजिए सर मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए नोट्स का या स्पेशल पीडीएफ नोट्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए। आपको सब्सक्रिप्शन वहां पर दे दिया जाएगा, पीपीटी व्हाट्सएप पर हमारी टीम के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, वो समझा दिया जाएगा कैसे कैसे आपको मिलेगा। वो सारी जो पीडीएफ नोट्स है उन सबकी लिंक भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलने वाली। चलिए दोस्तों, काफी टाइम हो गया आज क्लास को, है ना, और आज बहुत लेट भी बहुत हो गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय हम नहीं दे पाए आज यहाँ पर। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, जल्दी क्लास खत्म कर रहे हैं, है ना। बुरा तो क्या, आप तो खुश हो गए होंगे क्योंकि सर आज कम पकाया आपने, है ना, बोर बहुत कम करा। कम ज्यादा तो नहीं, मुझे 10 एक मिनट 10-15 मिनट थोड़ा कम लिया मैंने आज आपका, ठीक है ना। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक में एक दबा दिया करें, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसके साथ में अगर आप पहली बार से चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, है ना, ताकि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा पाऊँ आप लोगों का। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।